हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सर्कुलर इनकम फ्लो इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, गवर्नमेंट सेक्टर। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जाना था 2 सेक्टर मॉडल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को एक तो समझा था, जिससे हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को जाना था, ठीक है ना। यानी कि बैंक में जो लोन मिलता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ ही साथ हम लोगों ने वहां पे क्या समझा था? हम लोगों ने यही डायग्राम देखा होगा आप लोगों ने, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स को समझा था हम लोगों ने। तो हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इसको समझा था। अब कोई भी इकोनॉमी है उसमें बिना सरकार के रोल के या उसके इंटरफेरेंस के बिना वो इकोनॉमी चल सकती है? आप कोई भी कंट्री देखो, कोई भी देश है, उसमें एक सरकार की तो जरूरत है ना, गवर्नमेंट तो चाहिए ना वहाँ पे, तभी तो प्रॉपरली रन कर सकता है ना वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकार नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो क्या वहाँ पे इकोनॉमी ठीक से रन करेगी? चाहे इलेक्शन भी ना हो, डिक्टेटरशिप चल रही है, जैसे जर्मनी में डिक्टेटरशिप थी एक टाइम पे हिटलर की, तो वहाँ पे भी तो इकोनॉमी चला रहा था ना हिटलर। तो इकोनॉमी को रन करने के लिए सरकार की तो जरूरत पड़ती है, एक हेड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो सरकार का क्या रोल होगा अब इस मॉडल में? तो अब हम इसमें सरकार को ऐड करेंगे। तो मैंने अभी इसमें ऐड करा नहीं है सरकार का, अभी मैं इसमें डालूंगा। ये पुराना वाला डायग्राम हो गया, अब इसमें ऐड ऑन करूंगा। तो ये तो देखो वही हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और पेमेंट फैक्टर पेमेंट, यानी वेजेस रेंट वगैरह जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके अंदर अब मैं गवर्नमेंट को ऐड कर देता हूँ। देखो तो होता क्या है, जब गवर्नमेंट इसमें आएगी तो गवर्नमेंट क्या लेगी? गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखो हाउस होल्ड तो वो सारे लोग हो गए जितने लोग हम रह रहे हैं, एक देश की जनता को मान लो आप, ठीक है ना। बिजनेस फर्म हो गए, जितनी भी एंटरप्राइजेस चल रही है, जितनी भी बिजनेस फर्म्स चल रही हैं। हम लोग सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंट्री जहां पे जो देश है वो वहां की जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों में इक्वली बांटे जाएंगे और सरकार की सुपरविजन से, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है, सोशलिस्ट भी हैं और कैपिटलिस्ट भी है। तो इसको कैपिटलिस्ट मान लो, ये सारी बिजनेस फर्म्स हो गई जितनी भी अपना बिजनेस चला रही हैं। और सरकार क्या है? सरकार उसको होल्ड कर रही है, सरकार उसको कंट्रोल कर रही है और सरकार ही उस पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है, पब्लिक पॉलिसीज जारी इंप्लीमेंट कर रही है। अब एक बात बताओ, सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना इकोनॉमी रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए। अगर सड़कें हैं, बाकी का एडमिनिस्ट्रेशन है, सड़कें हैं, बाहर का एनवायरनमेंट है, बिजली है, पानी है, वो सारे मैनेजमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? जो वेलफेयर गरीबों के लिए जितनी सारी स्कीम निकाली जाती हैं उसके लिए सरकार के पास कहाँ से आएगा पैसा? तो उसके पास पैसा आएगा सरकार के पास टैक्स से। तो टैक्स कलेक्ट करेगी सरकार और उससे पैसा जनरेट करेगी, उससे वही सरकार का रेवेन्यू होता है, वही उसकी इनकम होती है, ठीक है ना। तो सरकार क्या करेगी? टैक्स लेगी बिजनेस फर्म से और हाउस होल्ड से। अब यहाँ पे हाउस होल्ड से कौन सा टैक्स लेगी? जीएसटी लेते हैं हम लोग ज्यादातर, तो जीएसटी लिया जाता है ना, हर एक प्रोडक्ट पे लिया जाता है जीएसटी, हर इंसान टैक्स देता है। टैक्स के बारे में एक बात बताऊंगा। इंडिया में लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स लोग कुछ ही लोग पे करते हैं। देखिए इनकम टैक्स का तो स्लैब होता है कि लोगों को इनकम के अकॉर्डिंग अपना देना होता है उसमें टैक्स। जैसे कि अगर एक सर्विस क्लास आदमी है तो उसका एक टैक्स स्लैब बना होता है। अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं जैसे कि अंबानी है, अडानी है, तो इनको 50-50%, 40% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, ठीक है ना। तो वो तो चलो इनकम टैक्स हो गया, लेकिन उसके अलावा भी हर एक इंसान टैक्स दे रहा है इस इंडिया में। अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं, हर एक चीज पे जीएसटी लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग बाकायदा टैक्स पे कर रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं उसमें जीएसटी इंक्लूडिंग होता है। तो आप लोग हर जगह, हर इंसान, एक इस देश का एक आम गरीब नागरिक भी टैक्स पे कर रहा है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कहां से जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है टैक्स से। उसने टैक्स जनरेट करता है, ये उसका रेवेन्यू आ गया, ठीक है। अब इस टैक्स से फिर सरकार क्या दे रही है? इस टैक्स से भाई चीजें खरीद भी रही है बिजनेस फर्म से, छोटी मोटी चीजें, डिफेंस में लगाती है सरकार पैसा, बहुत सारी चीजों में लगाती है, रॉ मटेरियल खरीदेगी। और हाउस होल्ड जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, पेंशन है, उनको सैलरी देगी, पेंशन देगी, ठीक है, वेलफेयर स्कीम देगी और उनके बाकी वेलफेयर के लिए काम करेगी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये बाकी सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये हो गया सरकार का इंटरफेरेंस। अब सरकार का इस इनकम से क्या पूर्ति पड़ जाती है? तो अब यहां पे एक वर्ड आता है, लास्ट में मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहां मैं बात करूंगा फिस्कल पॉलिसी के बारे में। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? देखो वैसे तो मैंने फिस्कल पॉलिसी के ऊपर एक शॉर्ट बनाया हुआ है, आप लोग वहां से भी देखना चाहो उसको डिटेल में समझ जाना, पर मैं मोटा मोटी यहाँ पे समझा देता हूँ। तो फिस्कल पॉलिसी के इसमें क्या होता है कि जब सरकार का जो बजट होता है, यानी कि सरकार के पास जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, उससे ज्यादा उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। मान लो सरकार ने, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सरकार ने लोगों से टैक्स लिया 100 रुपए का, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 100 रुपए का टैक्स लिया। उसके बाद क्या होता है, लेकिन सरकार को जो आप खर्चे करने हैं, ये जो पेंशन है, सैलरी है, बाकी के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो बैठ रहा है 150 रुपए या 120 रुपए मान लीजिए, चलिए 120 रुपए बैठ रहा है। तो सरकार की तो इनकम ही 100 रुपए है और 20 रुपए
उसका वो हो गया है। तो अब क्या करेगा सरकार, तो वो जो 20 रुपए एक्सेस अमाउंट आता है ना, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, और वो फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए सरकार यहाँ पे लेती है लोन, ठीक है ना। तो अब सरकार क्या करेगी, उस 20 रुपए का लोन लेगी। तो यहाँ पे फिर रोल प्ले होता है फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट से सरकार जो है लोन लेगी, और फाइनेंशियल मार्केट में फिर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, एलआईसी है, बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो कैपिटल मार्केट के हो या मनी मार्केट के हो, ठीक है ना। कैपिटल और मनी मार्केट का मतलब होता है, मनी मार्केट में सारे बैंकिंग सेक्टर आ जाते हैं, और कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कैपिटल और मनी मार्केट होता है, उससे सरकार पैसा उठाती है। आप सोचो गवर्नमेंट पैसा उठा रही है, ये तो मैं एक हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ कि 20 रुपए, लेकिन सरकार का जो एक्सेस अमाउंट होता है वो तो करोड़ों में होगा ना। तो करोड़ों में जब अमाउंट सरकार उठा रही है, सोचो एक बिजनेस फर्म भी कितना उठा लेगी, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, लेकिन सरकार तो सीधा हजारों लाखों करोड़ में लोन उठाएगी। तो जब इतना ज्यादा लोन अमाउंट उठाएगी सरकार, तो वो आप सोच के देखो, जब सरकार इतने बड़े अमाउंट में लोन उठाएगी तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो अब वो चीज हम इस गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब इस मॉडल में हम लोग समझेंगे। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या जाना था कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा हो जाती है तो क्या किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है, ताकि इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल किया जाए, इकोनॉमी में पैसा जो फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। और जब सेविंग बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो क्या किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है कि चलो थोड़ा मार्केट में पैसा फ्लो करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अब देखो सरकार भी है, अब सरकार भी पैसा लेगी। तो अभी तक हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो वेरिएशन आ रहा था, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ना, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही हमारी इकोनॉमी में पैसे का फ्लो आना जाना कम ज्यादा पड़ा रहता है, उससे इफेक्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर काम नहीं कर रहे, अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गई है, तो गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करेगी। फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू तो गवर्नमेंट कर ही रही है, वो तो हमने समझने के लिए लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने समझा था। यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट भी तो लोन लेगी ना, गवर्नमेंट भी अपने काम चलाने के लिए बैंक से ही लोन लेगी। पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में होता है, तो वो सरकार लेगी। अब सरकार यहाँ से पैसा लेगी तो होता क्या है, देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिख दिया है इसको समझने के लिए। तो गवर्नमेंट का जो बजट होता है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा उसकी इनकम से, उसके इनकम क्या होता है, उसका जो उसका टैक्स होता है, ठीक है ना, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन होता है, तो जो टैक्स होता है उससे ज्यादा जब उसकी एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बोरोइंग करेगा। तो जब वो बोरो करता है तो उसके केस में फिर क्या होगा, हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है ना वो गिर जाती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है बिजनेस फर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो गिर जाती है। इसका कारण ये है, होता क्या है, देखो अब सरकार जब ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, तो ज्यादा पैसा लिया तो ज्यादा क्रेडिट की डिमांड बढ़ गई है, तो सरकार क्या करेगी, रेट वो बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा अपना, ठीक है ना, क्योंकि पैसे का फ्लो ज्यादा हो रहा है। देखो सरकार ले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट फर्म ले, बैंक का काम क्या है, अगर पैसा ज्यादा निकलेगा तो वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया तो बिजनेस फर्म फिर कहां से ले लेगी पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो पैसा नहीं लेगा। तो उससे क्या होता है कि फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। वो मतलब रीजन क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से, जिसको हम बोलते हैं क्राउड आउट बोलते हैं, ठीक है, क्राउड आउट बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को, कि इसके चलते हुए ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर क्या होता है, हाउस होल्ड सेविंग जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू गुड रिटर्न्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब मार्केट में होता क्या है, लोन देता है बैंक और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा किसका जा रहा है, आम जनता का ही तो जाएगा। तो जब होता क्या है कि बैंक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है तो उसको जो रिटर्न मिलते हैं, जैसे मान लो एफडी का रिटर्न हो गया या फिर हमारा सेविंग अकाउंट पे 4% सालाना इंटरेस्ट मिलता है, वो भी अगर आप अकाउंट में पैसे कंसिस्टेंटली रखते हैं, यूज नहीं करते, तो लोग क्या करेंगे, फिर अपनी सेविंग बढ़ा देंगे। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, अगर एफडी पे फिक्स डिपॉजिट होता है साल का, अभी 6% 7% के अराउंड चलता है सरकारी बैंकों में, तो फिर लोग क्या करेंगे, भाई ज्यादा पैसा सेविंग करेंगे और अपना रिटर्न लेंगे, बैठे बैठे खाएंगे अपना ब्याज, ठीक है ना। तो सेविंग अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस फर्म्स के क्या होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट पे कोई रिटर्न नहीं मिलता है, मतलब करंट अकाउंट पे कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है ना। करंट अकाउंट जो यूज करने के लिए होता है वो बिजनेस लोगों के लिए होता है, ठीक है ना, उसमें जीएसटी नंबर वगैरह लगता है। सेविंग अकाउंट जो लोगों के होते हैं, तो इसीलिए फिर क्या होता है, हाउस होल्ड अपनी क्या करते हैं, सेविंग बढ़ा देते हैं। और सेविंग जब बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जब सेविंग बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर घट जाएगा, फिर इकोनॉमी में पैसा प्राइवेट फर्म को मिल जाएगा बढ़ाने के लिए, फिर जो प्राइवेट फर्म होंगी फिर वो पैसा लोन उठाएंगी और फिर इकोनॉमी में पंप करेंगी पैसा। तो हम लोगों ने क्या जाना कि मतलब
जो इकोनॉमी है तो इसी को सर्कुलर फ्लो बोलते हैं हम लोग के, मतलब पहले बिजनेस फर्म, फिर सरकार, फिर इस तरीके से यही हमारा सर्कुलर फ्लो में हमारा घूमता रहता है पैसा इकोनॉमी में, और इस तरीके से पैसे से पैसा हमारा बनता रहता है। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि थोड़ा बुक में नहीं समझ में आता है चलो ऊर्जा में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसको जो था मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा टॉपिक आज का। अब हम अगली वीडियो में हम 4 सेक्टर वाले में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल, अब ओपन इकोनॉमी को समझेंगे। ये अभी तक हम क्लोज इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, ओपन इकोनॉमी जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, वो हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जो भी डाउट है उसमें जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।